जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर नंबर 14 के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं और काफ़ी हद तक से मुराद ये है कि हमने फोर्स एक्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्ट, फोर्स एक्टेड ऑन अ चार्ज पार्टिकल डिस्कस कर लिया, फोर्स एक्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस कर लिया, फोर्स एक्टेड टॉर्क एक्टेड ऑन अ क्या कहते हैं करंट कैरिंग कॉइल डिस्कस कर लिया। तो इस वक्त हम अब कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल्स की तरफ जाना चाहेंगे ताकि न्यूमेरिकल भी साथ में चलते रहें और ऐसा ना हो इन द लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स का बर्डन आ जाए। तो हम जो चीज़ आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल्स, जो ज़्यादा नहीं है। टॉर्क एक्टेड ऑन करंट कैरिंग कॉइल का न्यूमेरिकल पेपर में आ चुका है, यानी माजी के अंदर पुराने पेपर से मिलता है हमें, और इसको आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन इतने कोई ख़ास टेंशन देने वाले न्यूमेरिकल नहीं है। तो ये टॉर्क एक्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल के न्यूमेरिकल है। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, दो तरीक़ों से इसके फॉर्मूले हमारे पास। एक फार्मूला जो है वो बगैर एंगल का है, NBIA, जिसको हमने नबिया करके भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, B का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, और I का मतलब करंट है, और A का मतलब एरिया। बच्चों याद रखें, यहाँ जो B आ रहा है, ये B दो नामों से मुखातिब किया जाता है। एक तो इसको एक नाम आपने मुझसे सीख रखा है, इसे मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते ही पढ़ते, लेकिन साथ ही साथ में इसको फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या सिर्फ अगर सवाल में फ्लक्स डेंसिटी भी लिखा हुआ आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या अगर फ्लक्स डेंसिटी भी लिखा हुआ आ जाए तो भी इसका मतलब बी ही लेना है। अच्छा, छोटा सा मामला और है, और वो अभी आगे चल के आएगा, तो इसलिए ये नाम आज डिफाइन भी करूँगा, फिगर नहीं करना, लेकिन अभी हो सकता है शायद न्यूमेरिकल में आपको नजर आए। तो ये बी जो है, इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी टेस्ला, बिल्कुल यही है, लेकिन यही टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के भी बराबर है। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या है, ये फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है, और ये टेस्ला के इक्विवेलेंट है, बराबर है। ये मैं सब आज चीज़ें दिखा भी दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ अगर आपको नजर आई तो परेशान मत होइएगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू या टेस्ला वाली वैल्यू को आपने बी के तौर पे लेना है, मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी की वर्डिंग के साथ वाली वैल्यू को बी लेना है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल के अंदर अगर एंगल गिवन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, NBIA, और साथ में लगता है कॉस अल्फा। अल्फा वो एंगल होता है जो कॉइल बनाता है। अगर सवाल में ये लिखा हो कॉइल इज पैरेलल विथ मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल इज पैरेलल विथ m डॉट f का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने एंगल को 0 कंसीडर कर लेना, ठीक है। और अगर सवाल में कोई एंगल ना दिया जाए तो डायरेक्ट आप NBI का फॉर्मूला इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ तक ओके करें तो मैं आपको किताब का न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, प्रॉब्लम 14.8, ओके करें यहाँ तक, और 14.8 पेज नंबर 152 पर मौजूद है। और उसके बाद आप एक सैम्पल क्वेश्चन किताब के अंदर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आप उसे ट्राई कर लोगे इंशाल्लाह। तो जो बुक का क्वेश्चन है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। बुक का क्वेश्चन ये ना हमारे सामने मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा वर्डिंग में लिखा है, ठीक है बेटा। अगर 90 का एंगल होगा मारिया तो cos 90 0 होता है, टॉर्क नहीं बनेगा। यानी कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखेंगे आप तो नतीजे के अंदर उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, वो जैसी है वैसी रहेगी, सही। 90 का एंगल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कपल वाली फोर्स और जो रेडियस बनता है उसके दरमियान होना चाहिए। लेकिन कॉइल की जो ओरिएंटेशन है, उसका जो फेस होता है, फेस, वो अगर परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो नतीजे के अंदर टॉर्क नहीं बनेगा, नहीं हो पाएगा। A coil of 50 tons wound on a rectangular ivory frame, काफी बड़ी वर्डिंग के साथ सवाल है, बट
एक्सेप्टेबल। एक कॉइल है जिसपे 50 टन्स दिए गए, 50 टन्स दिए गए, टन्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वाउंड ऑन अ रेक्टेंगुलर आइवोरी फ्रेम। मैंने आपको तारुफ कराया था, आइवोरी हाथी दांत को कहते हैं, और रेक्टेंगल की बना हुआ एक हाथी दांत का फ्रेम है जिसका डायमेंशन बताई गई, एक्चुअली एरिया निकालने का है। हम चैप्टर 13 में इसको टैकल कर चुके हैं, हम चैप्टर नंबर 13 में जानते हैं कैसे टैकल किया जाता है। 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसके डायमेंशन है। 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया बन जाएगा। इस पाइवोटेड इस कॉइल को क्या रखा है, खड़ा किया गया है, रखा गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। मैंने बताया था कैसे करते हैं। टू रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, फलक डेंसिटी, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑल दीज आर फॉर बी, ये कैपिटल बी की वैल्यू है। तो 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। द फेस ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, यानी वो ये कह रहे हैं कि जब आप क्या करें यहाँ पर, हाउ मच टॉर्क एक्ट्स ओवर द कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर पासेस थ्रू इट, ठीक है, ये बात पूरी पढ़ दी मैंने। बताएं कितना टॉर्क इस कॉइल में बनेगा अगर 0.5 का एम्पीयर करंट गुजारा जाए, और साथ ही साथ में कॉइल का जो फेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होगा। साथ ही साथ में सवाल को उन्होंने और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया। व्हाट विल बी द टॉर्क, बताएं टॉर्क कितना होगा व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, अगर कॉइल को थोड़ा सा तिरछा करके 60 का एंगल बनाया जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब आपने टॉर्क निकाला। तो ओवरऑल सवाल ये है कि एक कॉइल है जिसपे 50 टन्स है, इसका एरिया 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर है, इसको 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रख के घुमाया गया है। अगर इसमें 0.5 एम्पीयर का करंट गुजरे और कॉइल का फेस पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो, तो आपने क्या मालूम करना है, टॉर्क निकालना है। फिर दोबारा से टॉर्क निकालना है जब ये कॉइल 60 का एंगल बनाए, यानी 2 दफ़ा इसमें से टॉर्क की कीमत फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं इस सवाल का डेटा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स गिवन है और ये नंबर ऑफ टन्स है 50। इसके बाद सवाल के अंदर जो है वो करंट की वैल्यू मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ। करंट की वैल्यू इन्होंने दी है 0.5 एम्पेयर। एरिया यहाँ पे गिवन है 2 इन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, सॉरी, और मल्टीप्लाई के बाद हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका मैं क्लास में सिखा चुका हूँ। मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 लगाने से वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप सवाल के अंदर वो आपसे कह रहा है कि आपने टॉर्क निकालना है। सबसे पहले जो एंगल यहाँ पे लिया जाएगा वो 0 डिग्री, क्योंकि कॉइल का फेस पैरेलल है और आपने टॉर्क निकालना है। ये आपने 1 खुद ही लगाया है, पहला टॉर्क निकालना है। फिर इसके बाद कॉइल का एंगल बदल गया, इसे आपने अल्फा 2 कह दिया और ये एंगल है 60 डिग्री, और आपने टॉर्क 2 यानी सेकेंड टॉर्क निकालना है। दोनों की कैलकुलेशन एक ही जैसी है। आइए देख लेते हैं सोल्यूशन। सवाल का पहला हिस्सा, हमारे पास फॉर्मूला है टॉर्क 1 इज इक्वल टू एन बी आई ए, और साथ में आ रहा है कॉस अल्फा 1। कैलकुलेशन करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आर 50, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2, करंट इज 0.5, एरिया इज 8 10 to power -4 एंड कॉस अल्फा इज कॉस 0 डिग्री। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं मेरे बच्चों और देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर। ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको देखते हैं कि मल्टीप्लाई के बाद ये क्या बनता है हमारे सामने। सबसे पहले आ रहा है 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 एक्सपोनेंट -4। ये सब करने के बाद हमारे पास बना है 4 10 to power -3, 4 10 to power -, इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये
तो ये 4 10⁻³ हो गया। साथ ही साथ में cos 0 की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होती है, मल्टीप्लाई करें कोई फायदा नहीं है। 4 10⁻³ द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन इंटू मीटर, दिस इज द टॉर्क 1। अब देखो कुछ भी नहीं था इसमें से, पुटिंग करके आंसर तक पहुंचना था, तो ये सवाल पेपर में डिस्कस हो चुका है। अब इसका अगर सेकंड पार्ट हमें ट्राई करना हो तो हमने सिवाय एंगल के चेंज के अलावा इसमें कुछ नहीं लाना, और वो है NBIA, और यहाँ हो जाएगा cos α2। टॉर्क 2 ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स 50, मैग्नेटिक फील्ड 0.2, करंट इज 0.5, एरिया इज 8 10⁻⁻4, द एंगल इज cos 60 डिग्री। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये सारे नंबर्स तो मल्टीप्लाई होकर वही ऊपर वाला ही नंबर बनाएंगे, 4 10⁻³ और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 0.5 के इक्विवेलेंट होती है। cos 60 0.5 के बराबर होता है। तो हमने क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई दिस वैल्यू टू 10⁻³ तो हम इत्तेफाक से वैल्यू लिखी हुई है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से, एंड द आंसर इज 2 10⁻³ 2 10⁻³ Newton into meter, and this is the second torque। हाँ भाई बच्चा पार्टी, यहाँ तक आप मुझे बताइए, शाबाश, सारे मामला क्लियर है। ये हमारा टॉर्क का न्यूमेरिकल कंप्लीट भी हो गया और ख़त्म भी हो गया, यानी इसमें इतनी कोई ख़ास बात थी नहीं। बुक वालों ने डेसिमल को मूव करा के आंसर दिया है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, तो यू मस्ट हैव टू ट्राई योरसेल्फ द न्यूमेरिकल ऑफ टॉर्क। आप खुद भी कोशिश करके देखो और चेक करो कि कैसा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया, तो आप ट्राई करना घर पे ही रहते हुए। पेज नंबर आपने आना है 116 और एग्जाम्पल का नंबर है 14.3 आई थिंक सो, यस 14.3 है। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, ज़रूर ट्राई करना बेटा इसको, इंशाल्लाह टॉर्क के मामला बेस्ट हो जाए। अब मैं आपको इसमें 2 सवाल दिखा रहा हूँ, ये दोनों सवाल एग्जाम्पल की शक्ल में हैं, इन दोनों को देख लीजिए, फिर मैं आपको आज की जो थ्योरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं वो सिखाऊंगा। कल हमारी फिजिकल है, तो मैं चाहूँगा कि जो मुझे एक लॉ पढ़ाना है वो बेटा, ये सेकेंड ईयर की क्लास हो रही है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्लास को लीव करें। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्लास को लीव करें, ये सेकेंड ईयर की क्लास चल रही है। वो एक बच्चा गलती से फर्स्ट ईयर का था हमारा, और वो गलती से सेकेंड ईयर में एंटर हो गया था, उसने मैसेज किया तो मैंने उसको रिप्लाई दिया था। अब मेरे हाथ से वो नज़र नहीं आ रहा मुझे, चला गया बच्चा, हो गया। तो अभी जो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स देख लें आप। एग्जाम्पल जो है पेज नंबर 112 पे लिखी हुई है, इसका डेटा बना के देता हूँ, ट्राई खुद कर लेना, फॉर्मूला बता दूंगा, ट्राई कर लेना। सवाल में लिखा है प्रोटॉन इंटर्स, ये टॉर्क का न्यूमेरिकल नहीं है, फॉर्मूला जो है इसका वो सबसे पहला वाला है, F = Q VB sin थीटा, ऊपर लिखा हुआ भी। A proton enters a uniform magnetic field of induction 0.300 टेस्ला। एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है 0.3 मान लें टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में, इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 का एंगल बना के एंटर होता है विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये सवाल काफ़ी सिंपल होने वाला है, और सवाल के अंदर इतनी कोई ख़ास चीज़ हमें नज़र नहीं आई, बट बाज़ दफ़ा सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं वो भी नाक में दम कर देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो लेट्स सी एग्जाम्पल 14.1 पेज नंबर 112।
ये सवाल आपने खुद ने ट्राई करना है, मैंने डेटा और फॉर्मूला बना के आपको दे देना है। प्रोटॉन इंटर होता है और प्रोटॉन जो है उसका जो चार्ज इन्होंने दिया है उसे Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज हमें पता होना चाहिए 1.6 10⁻⁻19 कूलम ये प्रोटॉन का चार्ज होता है, इक्वलेंट टू E। ये जो प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ 0.3 टेस्ला। ये कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें लाजमी ज़हन नशीन रखें, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज, न्यूट्रॉन, वैसे ये गिवन हो जाता है एग्जाम में बाज़। ठीक है, बात को आगे करते हैं। इसके अलावा जब ये एंटर होगा तो जो एंगल बनाएगा वो एंगल है 45 डिग्री का एंगल है यहाँ। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो वेलोसिटी जिससे ये एंटर हो रहा है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। आपने इस प्रोटॉन के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से फोर्स निकालनी है। यहाँ तक ओके करें, सवाल समझ में आया? ओके करें, शाबाश, वेरी गुड। कुछ बच्चे मुझे शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, तो उनसे दरख्वास्त है कि मीटिंग लीव करके फ़ौरन ज्वाइन कर लिया करें। नेट का इशू आ रहा होगा उनकी तरफ से या हमारी तरफ से। फ़िलहाल तो अभी कोई नेट का इशू मुझे नहीं दिख रहा, चेक कर ले तो हमारी तरफ से यहाँ कोई इशू नहीं आ रहा। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो दिस इज़ द कंसर्न फार्मूला जो कि आपको आंसर तक पहुंचा देगा। इसमें थीटा से लेकर तमाम चीज़ें गिवन हैं, ट्राई कर लेना और कोई मसला हो तो मुझे बता देना। एग्जाम्पल 14.2 की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल 14.2 जो है वो खुद ट्राई करना, मैं खाली सिर्फ और सिर्फ आपको पेज नंबर और एग्जाम्पल का नंबर लिख के दे दूंगा, आप इसे ट्राई खुद कर लेना, आसान है, मुश्किल नहीं। A steady current of 25 ampere is passing through a horizontal power line। एक 25 एम्पेयर का करंट एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन से गुजर रहा है, 50 मीटर इन लेंथ, 50 मीटर उसकी लंबाई है। हेल्ड बिटवीन टू पोल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इस के जो दो कोने हैं वो ज़मीन के नॉर्थ और साउथ की तरफ है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 10⁻⁴ टेस्ला। और इस वायर के ऊपर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड लग रही है जिसकी वैल्यू 10⁻⁴ टेस्ला है। अच्छा सवाल बनाया वर्डिंग के अंदर। At that place and the angle of dip is 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के साथ जब एक्ट करती है, लगती है, तो एक एंगल बनता है वहां पे 60 डिग्री का। फाइंड द फोर्स ऑन द वायर। आपने क्या करना है, आपने इस क्या कहते हैं वायर के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो ये सॉल्व भी हुआ हुआ है, इसके अंदर आप देख भी लीजिएगा, फॉर्मूला भी आपको याद आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? ILB sin थीटा, ऊपर लिखा हुआ भी फॉर्मूला ये। तो ये मैं आपको इसका नंबर बता देता हूँ, ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल 14.2 के नाम से है और ये पेज नंबर 114 पर मुश्तमिल है, ये लाजमी देख लेना। ये होमवर्क था और ये वाला जो सवाल है ये भी। अब मुझे ओके करें यहाँ तक कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाएंगी। गुड, शाबाश। विल कंटिन्यू आवर क्लास। तो हम अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम वही टॉपिक है। इसके मैं कुछ की पॉइंट्स नोट करवाता हूँ आपको जिससे आप सारी बातें दोबारा से रिमेंबर कर लें। अगर आप एक एलिमेंट एरिया, एक छोटा सा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस उस एरिया में से होकर गुजरती हैं तो हम उसको बोलेंगे इस एरिया पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो अगर हम इसमें कुछ बातें लिखना चाहें, एज इट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर कोई बच्चा कहता है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छा समझा हुआ है, तो समझ लें मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक वाला लफ्ज़ हटा के मैग्नेटिक डालेंगे। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through an element area।
पासिंग थ्रू एन एलिमेंट एरिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity and denoted by डेल्टा फाई। इसको हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ दफ़ा नीचे छोटा सा एम भी लगा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तीसरा पॉइंट, इसका जो फार्मूला होता है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले से ही मैच करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला बनाना नहीं है, डायरेक्ट वही वाला जहन में बिठा ले, वहाँ था ई डॉट डेल्टा ए। चैप्टर 12 अभी ज़्यादा अरसा नहीं ख़त्म हुआ हमारा टाइम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जहन टॉपिक फिर भी आपके जहन में चल रहा होगा। ई डॉट डेल्टा ए, ई डॉट डेल्टा ए, ई की जगह बस खाली बी आ जाता है एंड दिस इज़ द फार्मूला बी डॉट डेल्टा। तो ये इसका फार्मूला है जिससे आप मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप मज़ीद डिफाइन करना चाहो, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, so magnetic flux is the dot product of magnetic induction with element area. So this is the definition of magnetic flux in terms of the formula. ये सब बातें बस आपको याद दिला रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि हमने पढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें, इसलिए हमारे लिए ये नई चीज़ नहीं है। तो बच्चों इसकी जो यूनिट है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है और वो यूनिट जो है वो इसकी है, इट इज़ मेजर्ड इन वेबर, इट इज़ मेजर्ड इन वेबर। इसको वेबर में नापते हैं, वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है और आपने शायद चैप्टर नंबर 8 के अंदर टॉपिक पढ़ लिया था, मुझसे नहीं पढ़ा था, याद नहीं है। तो हमने चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक पढ़ाया था साउंड का, उसमें एक लॉ होता है वेबर फेंचर्स लॉ, उसके अंदर वेबर का नाम आया था, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, याद रखिएगा। अब आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो कैसे हासिल होगा, क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो होते हैं, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे मिलेगा आपको। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की दो कंडीशन है। सबसे पहली यानी एक कंडीशन है बी और डेल्टा ए, यानी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ पैरेलल होने चाहिए, और अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो आपको जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा वो इनके प्रोडक्ट के बराबर हो, एज इट इज़ वही है। इसको कोई करके नहीं दिखाना, ये सब की पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लैंग्वेज से होता हुआ नजर आ जाए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पैरेलल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मैक्सिमम मिलने वाला है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इसको मिनिमम के ऊपर लेके जाएं कि हाउ कैन वी गेट मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे मिलेगा भाई, तो उसके अंदर बी और डेल्टा ए के वेक्टर्स यानी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होने चाहिए, और आपको जो फ्लक्स मिनिमम मिलेगा वो एक्चुअली जीरो फ्लक्स कहलाता है, जीरो फ्लक्स कहलाता है। यहाँ तक सब ओके कर दें। मैग्नेटिक फ्लक्स का एक मुख्तसर सा तारुफ आपको दिया है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक का वर्ड हटाकर मैग्नेटिक का वर्ड डाला गया और कुछ नहीं किया गया, बस सिर्फ और यूनिट वगैरह बताई गई, केसेस भी सारे वही हैं। अब हम यहाँ से अपनी बात को मज़ीद थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। ये थोड़ा सा याद पड़ता है, मैंने शायद पेपर में देखा है, कुछ चीज़ें असल में ऐसी होती हैं गुजरी होती हैं नज़रों से लेकिन कम आई भी होती है, थोड़ा सा आगे पीछे होती हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी डेफिनेशन मेरे ख्याल से मैंने पेपर में देखी है, पूछी गई है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली तौर पे क्या है, ये असल में ये फार्मूला जो अभी पीछे आपने मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स का देखा था, ये उसी फार्मूले को हमने अरेंज किया है आपके सामने, इसको बस हमने डिफाइन करना है। दिस इज़ द फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये फार्मूला जो है एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करता है।
लेकिन एक एरिया के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया है और उस एरिया पे जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसको नाम दिया गया है फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है ना, ये हमेशा याद रखें लेंथ एरिया वॉल्यूम के हिसाब से डिफाइन होती है। डेंसिटी का लफ्ज़ याद रखिएगा, डेंसिटी किसी भी चीज़ की हो, मास डेंसिटी हो, चार्ज डेंसिटी हो या किसी और चीज़ के साथ अटैच डेंसिटी हो, ये डेंसिटी हमेशा लेंथ एरिया वॉल्यूम से डिफाइन होती है। तो एक एरिया, कौन सा एरिया? ये वो एरिया जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस गुजर रही हैं, फ्लक्स आया है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बस उस मैग्नेटिक फ्लक्स को उस एरिया यानी पर एरिया से देखेंगे, उसका नाम फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा। सो इट कैन बी डिफाइन एज क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एलिमेंट एरिया। एलिमेंट एरिया मतलब छोटा एरिया होता है, यूनिट का मतलब होगा 1, ठीक। और ये फ्लक्स डेंसिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें कि इसकी यूनिट क्या है, तो फॉर्मूला आपके सामने है, उस फॉर्मूले की बेस पर हम इसकी यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या बन सकती है जनाब? मैग्नेटिक फ्लक्स आपको अभी बताया वेबर में नापते हैं और एरिया आप जानते हैं मीटर स्क्वायर में नापते हैं। सो बी इज मेजर्ड इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद है अभी थोड़ी देर पहले तस्करा आया था, मैंने कहा ये आगे आने वाला है इसका। तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, ठीक है। बट बी इज ऑल्सो मेजर इन टेस्ला, ये बात भी हम जानते हैं। तो अगर बी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, बी टेस्ला भी है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। सो टेस्ला विल बिकम इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इस तरह से टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर मान लिए जाएंगे। और मैग्नेटिक इंडक्शन की जगह फ्लक्स डेंसिटी का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। यहां तक सब बच्चे मुझे ओके करेंगे? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बच्चों हम अपना जो मॉडल पेपर है उसके कंप्लीट के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। चैप्टर नंबर 14 का हाफ उसमें शामिल किया गया है, और चैप्टर नंबर 14 का जो हाफ है उसमें बस अब सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक रह गया है जिसका नाम है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ को सीखने के लिए हमें एक और लॉ पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है बायोसीवा, बायोसीवा लॉ। और बायोसीवा लॉ जो है उसकी बेस पर एम्पेयर्स लॉ सीखा जाता है, उसे प्रूफ करते हैं और फिर उसकी दो एप्लीकेशन, जैसे गॉसेस लॉ में दो एप्लीकेशन पढ़ी थी आपने, चार्ज शीट, चार्ज शेल, तो इसी तरह यहाँ पे भी दो एप्लीकेशन आ जाती हैं, एक होती है सोलोनाइड और एक होती है टोराइड। चैप्टर नंबर 15 असल में वो किसी वजह से लिखा ज़रूर गया था, यानी उसके अंदर मॉडल पेपर के अंदर दिया ज़रूर गया है और रिड्यूस सिलेबस के अंदर शामिल है, लेकिन अगर आप मॉडल पेपर को गौर से पढ़ें तो उसमें चैप्टर 15 का कोई क्वेश्चन शामिल नहीं है, ना उसके अंदर चैप्टर 15 का कोई न्यूमेरिकल है, ना एमसीक्यू शामिल किया गया है, और ना ही चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड कोई सवाल डाला गया है। इसी तरह 14 का जो बी पार्ट है वो भी शामिल नहीं है बेटा, मिड टर्म ये फर्स्ट सेमी ग्रैंड टेस्ट रूल है, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें। अब कहानी एम्पेयर की ये है, इसके अंदर हमारी क्लास ज़रा फिजिकल अंदाज में हो तो एम्पेयर्स लॉ पढ़ाने में मज़ा आ जाए। अभी जो क्लास का थोड़ा दौरानिया बचा है उसमें पहले बायोसीवा लॉ आपको समझाना पड़ेगा, और बायोसीवा लॉ के अंदर ही टाइम निकल जाएगा। तो बायोसीवा लॉ और प्लस एम्पेयर्स लॉ विद प्रूफ, ये मैं चाह रहा था कि आपको फिजिकल क्लास के अंदर सिखाऊं, जो कि हमारी कल मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह क्लास के अंदर। तो कल की क्लास के अंदर मैं चाह रहा था कि बायोसीवा लॉ, एम्पेयर्स लॉ विद प्रूफ, ये कल मैं क्लास के अंदर डिस्कस कर लूंगा आपसे, ठीक है। एक मिनट में सवाल पढ़ लूंगा, एक सवाल आया था उसका जवाब दे दूँ। बच्चे वाकई में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मामला है, इतने ज़्यादा फारिग हैं और इतना डिटेल में सवाल लिखते हैं। ये हमारी एक खातून स्टूडेंट है, नाम नहीं ले रहा मैं इनका, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख दिया इन्होंने, पढ़ने का भी मौका नहीं मिल पाया।
अच्छा जी, मैं अभी पर कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, अभी कंफर्म कर देता हूँ पेज कि मैंने क्या लिख दिया। भाई हो सकता है कि गलती, इंसान गलती का पुतला है, कि मैंने क्या लिख दिया। भाई मैक्सिमम फ्लक्स के लिए पैरेलल होना शर्त है, और जो परपेंडिकुलर है उसके लिए मिनिमम है। ठीक है। अच्छा भाई, क्लास को मैं आगे मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। कोई इशू नहीं बेटा। और आपसे एक कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कोई क्वेश्चन कर ले, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। अगर वो आप कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर लें प्लीज़। कोई डिस्कस करना चाहता है, कोई बच्चा कोई डिस्कशन करना चाहता है, वो डिस्कशन कर ले मुझसे प्लीज़। जी, कोई बात करना चाह रहा है मॉडल पेपर से रिलेटेड, तो माइक वाइक आप लोग ऑन कर देते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल दोबारा इतना डिटेल से आया है। कहीं की बात कहीं शामिल ना करें भाई प्लीज़। बेटा फ़र्क जो होता है वो डॉट और क्रॉस का होता है। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें कॉस थीटा होता है, उसके लिए पैरेलल से मैक्सिमम बनता है बेटा। और जब क्रॉस होता है तो उसमें परपेंडिकुलर से बनता है। पीछे जो केसेस हमने पढ़ाए थे आपको, उसके अंदर परपेंडिकुलर इसलिए मैक्सिमम के लिए था, उसमें क्रॉस का फॉर्मूला लगा था। सही। और यहाँ जो फॉर्मूला लगा है वो डॉट का लगा है, जिसकी वजह से कहानी बदल जाएगी। सब बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, देखें जैसे फिजिकल स्टार्ट होगा, तमाम जो टीचर्स हैं उनका जो थोड़ा बहुत चीज़ें रह गई होंगी मुझ समेत, वो सब, और अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया हो तो वेरी गुड, वो सब एक एक्सेलरेटर लगाएंगे फटाफट, ताकि बच्चों को जल्द चीज़ें कंप्लीट करा दें और वो तैयारी की तरफ बढ़ जाए। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप सेक्शन ए के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी पोजीशन में, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे अंदाज से पहले से फाइनलाइज कर लें। गॉसेस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट है 12वें चैप्टर का। 11वें चैप्टर का थर्मोडाइनमिक्स का पोर्शन, सी बी माई सी वी मॉडल वेव में सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, गिवन है, उसको फॉलो करें। प्लस न्यूमेरिकल्स जो मॉडल वेव में दिए हम सबकी तैयारी कर लें, प्लस साथ में जो एक्स्ट्रा और न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए प्लीज़, मेरे पास बुक मौजूद है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको मैं नोट, आप नोट करना शुरू करें, मैं खाली ज़बानी कलाम ही बोलूँगा और आपने इसको नोट करना है अपने पास। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बुक के न्यूमेरिकल्स तो आपने ट्राई, जो मॉडल पेपर के वो तो करने ही करने हैं, पास पेपर के भी शामिल हैं याद रखें, लेकिन प्लस बुक के भी आपने देखने हैं। तो बुक में जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर है 11.2, 11.3, 11.4, 11.45 कट गया क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन सब हट गया है। 11.2, 11.3, 11.6, 11.9, 11.11 मैं रिपीट कर देता हूँ। 11.2, 11.3, 11.6, 11.9 और 11। रूट मीन स्क्वायर स्पीड के न्यूमेरिकल्स सर हट जो गए। एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट हैं वो भी बता दें। हाँ बेटा, वही बता रहा हूँ साथ में बेटा। जो रूट मीन स्क्वायर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हट गए हैं, क्योंकि वो रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स की भी उनकी तैयारी नहीं करनी जो रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। अच्छा, हम एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल जो है 11.1 एग्जाम्पल है। 11.1 के बाद 11.2 एग्जाम्पल है बेटा। 11.3 भी पेपर में आ चुकी है। 11.1, 2, 3, 11.1, 2, 3 के बाद 11.5, बस इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल तैयार नहीं करनी। 11.1, 2, 3 और 5। अब अगर हम 12वें चैप्टर की तरफ आते हैं, 12वें चैप्टर की तरफ आते हैं तो 12वें चैप्टर में हमें मिलता है 12.1, 12.2, 12.5, 12.8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19 एंड 20 प्लस 22। इनमें से वो सवालात कुछ ऐसे भी हैं जो पेपर में नहीं आए लेकिन अच्छे हैं, डिस्कस हो सकते हैं। बाकी ज़्यादातर वो सवालात मैंने बोले हैं जो पेपर के हिसाब से पूछे जा चुके हैं। मैं रिपीट करता हूँ। 12.1 है, 2 है, 12.5 है, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11,
इसके अलावा 12.15, 16, 17, 19, 20 और 22 ये चैप्टर 12 के प्रॉब्लम्स थे। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताता हूँ। एग्जाम्पल्स को कभी नज़रअंदाज ना करें, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा अहमियत वाली होती है। अब हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में है 12.1, 12.3, 12.1, 12.3, 12.5 एग्जाम्पल पता नहीं मैंने बोला था नहीं बोला था, देख लेना। 12.5, 12.6 एग्जाम्पल जरा इसमें ज़्यादा है, वो बहुत सारी मैंने कहीं भी 3 ट्राई कीजिएगा। आपसे 12.6 के बाद है हमारे पास आगे सवाल, हाँ 12.8, 12.10, 12.10 पेपर में भी आ चुकी है। 12.10, 12.10 के बाद 12.11, 12.13 ये हमारे पास सारे 12 के एग्जाम्पल्स थे। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। अब हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 13 जो है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। बस अभी थोड़ा सा टाइम ही रह गया है, तो बाकी बात जब कल करेंगे। मैंने 11, 12 के प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, जिन्हें देखें उससे हटेगा नहीं, ठीक है ना। चले कल मिलेंगे फिजिकल में, उसमें याद दिला दीजिएगा 13वें की, इंशाल्लाह आपको देखकर बता दूंगा। और इसका बायोसी का लॉ और एम्पेयर्स लॉ विद प्रूफ इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अपना अपना घर वाला ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।